हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 123। हमें इसमें जानने को मिलने वाले हैं बहुत सारे सीक्रेट जो आगे की स्टोरी की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो हम कर लेते हैं पिछले पार्ट का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान और उसका ग्रुप फ्लेम का पीछा करते करते एक बड़े से फॉरेस्ट के सामने आ चुके होते हैं और ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जियान को रियलाइज हुआ था कि अब तक तो बस इस फॉरेस्ट के बेस पे था। असली डेजर्ट माउंटेन रेंज यहाँ से शुरू होती है। तभी इन सभी का ध्यान जाता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर जिसके ऊपर एक एंशिएंट क्रिप्टिक लैंग्वेज लिखी होती है। ये उन मिस्टीरियस राइटिंग्स को देख ही पाए थे। तभी एक व्हाइट कलर की एनर्जी इन सभी को इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के 5 रास्तों में खींच लेती है। जहाँ पे जियान गया था वो थी एक बड़ी सी लेक और वो उसके बीचा बीच में एक पवेलियन में आ गया होता है। ये पवेलियन जैसे चारों तरफ से पानी ने घेर रखा था। जियान को ये बहुत ही मिस्टीरियस वाइब दे रही होती है। उसके एक्सप्रेशन तब खराब होते हैं जब वो रियलाइज करता है कि लेक वाटर उसके ऊपर सप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। बेसिकली जियान इस पवेलियन से उड़ के उस झील के उस पार नहीं जा सकता था। फिर उसके ध्यान को आकर्षित करता है लेक वाटर जो कि कुछ ज्यादा ही शांत होता है। ये शांति भी तब तक ठहरती है जब तक जियान ने अपनी फ्लेम का यूज इसके अंदर नहीं किया होता, क्योंकि जियान के अटैक पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक ह्यूज क्रीचर इस झील से बाहर आया था। ये होता है एक 3 हेडेड वाटर स्नेक जिसके 3 सरों की 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। फिर इस 3 हेडेड स्नेक और जियान के बीच में शुरू होती है खींचातानी। अगर आप उसे एंजॉय करना चाहते हो तो देखो पिछले एपिसोड को। फाइनली सोल ईटर टैलिस्मैन का यूज करके जियान इस 3 हेडेड स्नेक से डील करता है। इस डील के हिसाब से जियान इस 3 हेडेड स्नेक को यहाँ से फ्री करवाएगा और बदले में बीस्ट उसे यहाँ के ओनर की मेंशन में ले जाएगा जहाँ पे जियान को उसकी इनहेरिटेंस मिल सकती है। फाइनली वो 3 हेडेड स्नेक ट्रांसफॉर्म हो गया था अपने इंसानी फॉर्म में, जिनमें से बीच वाला सर होता है मेल और बाकी दोनों फीमेल फिगर थे। उस 3 हेडेड स्नेक के मेल फिगर का नाम होता है स्नेक पनिशमेंट और लड़की का नाम था स्नेक स्पिरिट। वहीं पे जो तीसरी लड़की होती है, अभी जियान उसके अंदर किसी लाइफ को सेंस नहीं कर पा रहा था। वो स्नेक पनिशमेंट बताता है कि इसका नाम है स्नेक जेड और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। तो चलो आओ सुनते हैं हम स्टोरी को। वो स्नेक पनिशमेंट अपनी छोटी बहन स्नेक स्पिरिट से बोलता है, लिंग क्या तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें इस जाके मालिक ने कैप्चर करके यहाँ का गार्डियन बीस्ट बना दिया था। वो लड़की स्नेक स्पिरिट बोलती, हाँ बिग ब्रदर, आपने मुझे इसके बारे में पहले बता रखा है, बस तब मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा यंग और इमेच्योर थे। आज हम इतने बड़े आपकी वजह से ही हो पाए हैं। स्नेक स्पिरिट की बात को सुन के स्नेक पनिशमेंट की आंखें एकदम खालीपन से भर जाती हैं। ऑफ कोर्स वो लड़की इस इमोशन को नोटिस नहीं करती है। वो लड़की कहती है, बिग ब्रदर भले ही हमें यहाँ पे कैद हुए कितना भी लंबा समय हो गया हो, लेकिन आपके और सिस्टर के साथ गुजारा हुआ हर एक दिन मेरे लिए स्पेशल है। अभी स्टोरी भी शुरू नहीं हुई थी और जियान की पहुंच से उड़ गई होती है। वो मनी मन में कहता है, इन तीनों वाटर स्नेक्स के बीच में आखिर क्या स्टोरी है? इनके रिएक्शन को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता इन्हें यहाँ पे कैप्चर करके रखा गया हो। उसके अंदर एक और फीलिंग आ रही थी, बस वो उसे कंफर्म करने की कोशिश नहीं करता है। तभी जियान अंदर से सोचता है कि मेरा सोल ईटर टैलिस्मैन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये तीनों साफ तौर पे एक मैजिकल बीस्ट है। तभी इनके पास आने से सोल ईटर टैलिस्मैन इतना एजिटेटेड क्यों हो रहा है? इससे पहले जियान और कुछ सोच पाया था। स्नेक पनिशमेंट की आवाज से वापस से होश में लाती है। वो कहता है, लिंग नहीं, तुम गलत सोच रही हो, हमें मेंशन मास्टर ने कैप्चर नहीं किया था। और एक गहरी सांस लेने के बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करता है। स्नेक पनिशमेंट कहता है, कई सालों पहले मैं एक इंसानी कल्टीवेटर के द्वारा बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। जैसे तैसे मैं इस डेजर्ट माउंटेन रेंज तक पहुंचा, लेकिन मेरी चोटें बहुत गहरी थी। जब मेरी जान जाने ही वाली थी तभी मुझे किसी की सॉफ्ट आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, यहाँ पे आओ, क्योंकि तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं थे। मैंने इस उम्मीद की किरण का पीछा करना चुना। उस आवाज को फॉलो करते करते मैं इस माउंटेन रेंज तक पहुंच गया और वो आवाज ही मुझे इस पवेलियन तक ले आई जिस तरीके से इस बच्चे को लाई है। पवेलियन के पास आके मुझे मालूम पड़ता है कि उस आवाज का स्रोत पवेलियन नहीं है, बल्कि वो झील का सबसे निचला स्तर होता है। मौत के इतने करीब पहुंचने की वजह से मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मैं सीधा इस लेक में कूद जाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक नीचे जाता रहा, लेकिन जब मुझे दोबारा से होश आता है तो मुझे तुम दोनों नीचे मिली। तब तुम दोनों बिल्कुल शिशु अवस्था में थे, बिल्कुल कमजोर और हताश, और तुम्हारे बगल में था एक टेरिफाइंग ब्लड एसेंस का ड्रॉपलेट। अपने भाई की बात को सुनते सुनते अब तक उस स्नेक जेड की आंखें एकदम सीरियसनेस से भर गई होती हैं। वो बताता है कि तुम्हारे बगल में पड़ा वो ब्लड एसेंस एक ओवरवेलमिंग और को रेडिएट कर रहा होता है, लेकिन इसमें एक सिनिस्टर एनर्जी भी मिली थी। भले ही मैं तब भी उस सिनिस्टर ऑरे को सेंस कर पा रहा था, मेरी हालत डेस्परेट हो चुकी थी। मैंने फाइनली उस ब्लड एसेंस को सोलो करना चुना। बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि वो ब्लड एसेंस था लेजेंडरी 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक का। यहाँ तक कहते कहते स्नेक पनिशमेंट की आवाज कांपने लगती है। वो कहता है, लेकिन वो ब्लैक एनर्जी वो एक तरीके का शराब था। जिस मोमेंट में मैंने उस खून की बूंद को निकला तब से वो मुझे हॉन्ट कर रहा है। मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। मेरे एक सर के बगल में 2 और हेड्स अब
अपीयर होते हैं। वो ब्लैक सिनिस्टर एनर्जी मेरे दिमाग को इस तरीके से खा रही थी कि बहुत जल्दी मेरी कॉन्शियसनेस इरोड हो जाती। अभी न जाने कैसे तुम दोनों की सोल मेरे दो सरों से मर्ज हो गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तब से तुम दोनों मेरे शरीर का हिस्सा बन के जी रही हो। यहाँ तक बोलते बोलते स्नेक पनिशमेंट की आवाज सॉफ्ट हो गई होती है। वो कहता है जहाँ तक बात रही स्नेक जेड की, जब से वो मुझे मिली थी तब से वो डीप स्लीप में ही है। मैंने उसे जगाने की चाहे कितनी भी कोशिशें करी हो, लेकिन सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहे। तभी उसके बारे में सबसे पिक्यूलियर बात ये थी कि स्नेक जेड की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही थी। अभी उस लड़की स्नेक स्पिरिट की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा से हमारे बिग ब्रदर रहे हो, मैं इसे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली। ये देख के स्नेक पनिशमेंट साय करता है। वो कहता है लिंगलिंग ये सच है, तुम और तुम्हारी सिस्टर मुझसे जुड़े नहीं है, तुम जब चाहो तब मेरी बॉडी को छोड़ सकते हो, बस मैं उसका रास्ता नहीं जानता हूँ। वो थोड़ा हेस्टेट करने के बाद बोलता है सालों से तुम दोनों मेरी दुखी को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अच्छी बात है कि इस झील के पानी की मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से मेरी स्ट्रेंथ कम होने की जगह बढ़ी ही है, और उसके लिए मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। भले तुम दोनों रियलाइज न कर पाओ, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। ये सुन के स्नेक स्पिरिट अपने सिर को हिला के बोलती है नहीं नहीं नहीं, अब हमेशा मेरे बिग ब्रदर ही रहोगे। स्नेक पनिशमेंट भी नोट करके बोलता है हाँ मैं तुम्हारा हमेशा बिग ब्रदर रहूंगा। ये स्टोरी आगे कंटिन्यू चलती रहती है। स्नेक पनिशमेंट बताता है कि कैसे उसकी स्ट्रेंथ जो कि शुरुआत में 3 स्टार 2D लेवल की थी, उस मिस्टीरियस ब्लड एसेंस को हासिल करने के बाद टेरिफाइंग रेट से ग्रो होने लगी। लेकिन इसके साथ उसे मिला वो कर्ज जो उसे तब से परेशान कर रहा है। वो कहता है मेरे दिमाग की वो आवाजें मुझे खाने वाली थी, तब मुझे तुम्हारी आवाजों ने बाहर निकाला, मुझे बचाने वाली तुम दोनों हो। अपनी स्टोरी बताते बताते जब वो स्नेक पनिशमेंट जियान को कहीं और खोए हुए देखता है, वो गुस्से से भरी आवाज में कहता है लड़के क्या मेरी कहानी तेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। जियान बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से वो शॉक हो चुका था। वो मन ही मन में कहता है आखिर डेजर्ट माउंटेन रेंज के साथ क्या गलत हो रहा है, आखिर यहाँ की एनर्जी इतनी इविल कैसे हो सकती है। फाइनली वो इन दोनों सवालों को पूछ ही लेता है, लेकिन स्नेक पनिशमेंट इनका जवाब तो नहीं देता। वो खड़े होके आसमानी तरफ देखने लगा था। वो कहता है तुम जिस पवेलियन में मौजूद हो वो एक समय पे एक पावरफुल बीइंग का घर हुआ करता था। उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ पीक 2 एम्पर लेवल की थी और वो था एक इमोर्टल लेवल का एल्केमिस्ट। स्नेक पनिशमेंट के मुंह से बाहर आए शब्द जियान के लिए एकदम ब्यूटीफुल म्यूजिक जैसे थे। वो कहता है एक इमोर्टल लेवल का एल्केमिस्ट, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भर गया होता है। होली फ्लेम को रिफाइन करने के लिए उसे जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उन्हें वो कलेक्ट कर चुका था, बस कमी होती है उसकी एल्केमिस्ट रैंक की। जियान एक डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है अगर मुझे इस एल्केमिस्ट की नॉलेज का थोड़ा सा हिस्सा भी मालूम पड़ जाता है तो शायद मैं उस बैरियर को क्रॉस कर दूं। जियान जानता था कि उसे एम्पर सेकंड ग्रेड की पेज को रिफाइन करना है, तो उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में ब्रेक थ्रू करना होगा। ये लिमिटेशन क्या सिर्फ दूधी कॉन्टिनेंट में ही है या इसका कोई कारण है। जियान इसके बारे में श्योर नहीं होता, लेकिन अगर बेसिक चीज को समझा जाए तो सोल पावर के लेवल से एल्केमिस्ट के ग्रेड को डिसाइड करते हैं। नॉर्मली एम्पर ग्रेड की सोल पावर एल्केमिस्ट को फर्स्ट ग्रेड की पेज को रिफाइन करने का मौका देती है। वहीं पे अगर अर्थ ग्रेड की सोल की बात करिए तो होते हैं सेकंड ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट। फिर लास्ट में हेवन रैंक की सोल पावर होती है, ये सिग्निफाई करती है थर्ड ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट को। जब स्नेक पनिशमेंट कहता है कि जगह एक इमोर्टल रैंक के एल्केमिस्ट का ठिकाना थी, वो इस पे भरोसा नहीं कर पाता। जियान दोबारा पूछता है क्या सच कह रहे हो। इसके जवाब में स्नेक पनिशमेंट उसे घूरने लगता है। उसके रिएक्शन को देख के जियान का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। लगता है यहाँ पे उसे वो मौका मिलेगा जिससे फाइनली उस बैरियर को तोड़ पाएगा, क्योंकि जो लोग एम्पर से इमोर्टल लेवल तक पहुंचे होते हैं उनकी नॉलेज और टेक्निक्स डेफिनेटली जियान की सोच के बाहर होंगी। जियान के चेहरे पे से एजिटेशन और एक्साइटमेंट को देख के वो स्नेक पनिशमेंट स्माइल के साथ बोलता है और मैं ये भी जानता हूँ कि उस मेंशन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ये सुन के जियान अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेता है। वो कहता है उस मेंशन का एंट्रेंस ये लीक होगी। जियान को ऐसे गैस करते हुए देख स्नेक पनिशमेंट अपने सर को ऊपर उठा लेता है। वो बोलता है तुम्हारी गैस करने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर मैं तुम्हें सही से गाइड नहीं करता हूँ तो तुम उस मेंशन को ढूंढ नहीं पाओगे। आखिरकार एक इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट का मेंशन इतनी आसानी से कैसे ढूंढा जा सकता है। ये सुन के जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो कहता है ठीक है, उस जानकारी के बदले में तुम क्या चाहते हो। इसके जवाब में स्नेक पनिशमेंट कोल्ड स्नॉट करता है। वो कहता है हम लड़के लगता है तू काफी तेज है। जब मैंने उस 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के ब्लड एसेंस को डिवोर किया था तो उसके अंदर की इविल एनर्जी को मेरी इन दोनों सिस्टर्स ने सप्रेस किया है, लेकिन मैं हमेशा इन पे रिलाई नहीं करते रह सकता। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो एक कर्स एक दिन मेरी जान जरूर ले लेगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रिजॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। हालांकि ऑफ कोर्स जियान के पास रास्ते होते हैं, वो तब भी सुन के अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेता है। वो कहता है सीनियर लगता है आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो। कहाँ पे आप एक 8 स्टार 2 एम्पर और कहाँ मेरी 5 स्टार 2D की स्ट्रेंथ। अगर एनर्जी आप जैसे एक्सपर्ट को भी परेशान कर सकती है तो आखिर मैं इसका क्या ही बिगाड़ पाऊंगा। जियान अब कोई छोटा सा बच्चा नहीं रह गया था। अगर
वो अपनी लाइफ में केयरफुल नहीं रहा होता तो आखिर वो दुखी कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट की जर्नी कैसे कर पाता। वो इस 3-हेडेड वाटर स्नेक के बारे में कुछ नहीं जानता था। आखिर उसके शब्दों पे ही उसकी हेल्प कैसे कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके पास सोलिटर टेलिस्मैन होता है, जिसे जियान का ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है। अगर वो इविल एनर्जी 9 स्टार दूधी से ऊपर की नहीं होती तो जियान जानता था कि उसका सोल ईटर टेलिस्मैन उसे जरूर सरप्राइज कर लेगा और तो और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके सोल ईटर टेलिस्मैन और भी पावरफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स जियान के मना कर देने से उसने एक मैनेजमेंट मानता नहीं है। वो कहता है शुरुआत में तो मुझे भी यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी सोल को ऑब्जर्व करने की वो पावर मुझे लगता है वो इस काम के लिए पर्याप्त होगी। जियान तब भी अपने सिर को घुमा के बोलता है बिल्कुल नहीं, उस पावर का यूज करने से मेरी खोपड़ी घूम जाती है। ये देख के स्नेक पनिशमेंट सहायक करता है। वो अपने सिर को हिला के बोलते है हा लड़के तो सच में चालाक है। तभी अचानक से स्नेक पनिशमेंट की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। सिचुएशन में बदलाव देख के जियान का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाता है। अगर स्नेक पनिशमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसकी सच में वॉट लग जाएगी। स्नेक पनिशमेंट जिसके चेहरे पे इंटेंस एक्सप्रेशन थे वो जियान से कहता है ठीक है तुम मेरी इस इविल एनर्जी को छुटकारा दिलवाने में हेल्प करो और मैं तुम्हें सिर्फ मेंशन का रास्ता ही नहीं बताऊंगा बल्कि मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगा। इस ऑफर के बाद भी जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मैं रिफ्यूज करता हूँ, तुम्हारी डील मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। तभी जियान के दिमाग में पहुंचता है लोंगी का मैसेज। वो कहते हैं मैं इस लेक के नीचे कुछ वैल्यूएबल सेंस कर पा रहा हूँ। लोंगी की स्ट्रेंथ एक बार इंसानों के तो इमोर्टल लेवल के थे, अगर उन्हें कोई चीज कीमती लगती है तो इसका मतलब वो जियान के लिए डेफिनेटली एक ट्रेजर होगी। ये एहसास करके जियान अंदर से खुश हो जाता है। अगर लोंगी ने कहा है तो उसे अपनी आगे की चाल अच्छे से चलनी होगी। दूसरी तरफ जियान के लगातार रिफ्यूज करने की वजह से अब इसने एक पनिशमेंट फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता है लड़के तो अपने लक को ज्यादा पुश मत कर। जियान एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ बोलता है सीनियर वो पावर जो कि सोल को डिवावर करती है उसमें ऊर्जा का बहुत खर्चा आता है। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो क्या उससे पहले आपको अपनी सिंसियरिटी नहीं दिखानी चाहिए। ये देख के स्नेक पनिशमेंट साय करता है। उसकी आंखों में अनबिलीवनेस साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना किसी इनाम के ये लड़का बिल्कुल चक्कर में नहीं आने वाला। वो कहता है बहुत अच्छे, अगर तुम सच में मेरी बॉडी के अंदर उस इविल एनर्जी को प्योरीफाई कर देते हो तो अपनी बॉडी के अंदर रहने वाली उन दोनों स्पिरिट्स को भी अलग कर दूंगा। आई डोंट नो इसमें जियान का क्या फायदा होने वाला था, लेकिन इस बार जियान डील करने को तैयार हो जाता है। अपनी पैनी नजरों से जियान ये पता लगा पा रहा था इस 3-हेडेड वाटर स्नेक की बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रही है। वो इविल एनर्जी एकदम ऑप्रेसिव होती है और उन दोनों स्नेक स्पिरिट के मौजूद होने की वजह से चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं। स्नेक पनिशमेंट इस सजा को न जाने कितने सालों से झेलता आया है। भले उसके और इन दोनों स्पिरिट्स के बीच का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो, तब भी अगर वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे ग्रो होना चाहता है तो उसे इन दोनों स्पिरिट्स को अपनी बॉडी से अलग करना ही होगा। आखिर में स्नेक पनिशमेंट जियान को धमकी देना भूला नहीं था। वो कहता है लड़के याद रखना अगर तूने मुझे बीच में धोखा दिया तो भले ही मेरी जान चली जाए, मैं अपने साथ तुझे भी खींच कर ले जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें इस झील के नीचे ले जाऊंगा। ये झील इसलिए इतनी रहस्यमयी है क्योंकि इसके नीचे कई मिस्टीरियस ट्रेजर छिपे हुए हैं। कई 100 सालों तक कोशिश करने के बाद भी मैं उनके सीक्रेट्स को जान नहीं पाया हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि मेरा काम तुम्हें बस नीचे ले जाने का है। मैं वहाँ से क्या कोई खजाना हासिल होगा या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। चल दोनों के बीच की ये डील थी। अभी स्नेक पनिशमेंट के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे उसके शरीर से उसका खून खींचा जा रहा हो। जियान हंस के बोलता है सीनियर मैं पैसा मुंह क्यों बना रही हूँ जैसे मैं आपको एक्सटॉर्ट कर रहा हूँ। स्नेक पनिशमेंट इसका कोई जवाब नहीं देता है। वो हम्प करके अपने मुंह को घुमा लेता है। फिर उसने एक हरे रंग की ऑर्ब को लिंगलिंग को दे दिया था जो कि उसकी बहन स्नेक स्पिरिट होती है। वो स्नेक स्पिरिट एक चिंता से भरी आवाज में कहती है बिग ब्रदर आपको केयरफुल रहना होगा। वो इविल एनर्जी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस छोटी सी लड़की को दिलासा देते हुए स्नेक पनिशमेंट कहता है मुझे उस इविल एनर्जी को झेलते हुए इतना समय हो चुका है तो अब इस चीज से इतना क्या डरना। ये स्नेक पनिशमेंट थोड़ा लंबा लग रहा है। चलो में से कहते हैं स्नेक शिंग। स्नेक शिंग कहता है पहले तुम्हें फोकस मोड में आना होगा। तो 8 साल दूधी के स्ट्रेंथ को पोजेस करने के बाद भी इस इविल पावर के ऊपर नियंत्रण हासिल करना कितना मुश्किल है ये स्नेक शिंग को अच्छे से पता था। इस वजह से भले जियान के पास डिवावरिंग पावर हो तभी उसे सावधान रहने की जरूरत थी। जियान नोट करके अपनी स्टोरिंग से कुछ मर्सेबल्स को बाहर निकालता है क्योंकि स्नेक शिंग की ओरिजिनल बॉडी से फाइट करने में जियान को थोड़ी थकावट हो गई होती है। वो खुद को पीक कंडीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। दूर से देखने पे मेडिसिन काफी ऑर्डिनरी सी लग रही थी, लेकिन जैसे जियान के गले के नीचे उतरती है उसका ऑरा कुछ ही पलों में अपने पीक पे लौट आता है। ये देख के स्नेक शिंग की आंखें एकदम वाइड हो गई थी। वो कहता है क्या ये सच में एक इंसान है। भले लोग चाहे कितने वेल्दी हो तभी उनकी खर्चा करने की एक लिमिट होती है। जियान ने जिन मेडिसिन को कंज्यूम किया है उसे डेफिनेटली किसी मास्टर एल्केमिस्ट ने रिफाइन किया होगा। ऑफ कोर्स ऐसा स्नेक शिंग का सोचना था। अभी भी उसे जियान की असली आइडेंटिटी पता नहीं होती है। एक फाइनल दुखी के बूस्ट के साथ जियान का ऑरा अपने पीक पे आके स्टेबलाइज हो जाता है। वो कहता है चलो शुरू किया जाए।
जाए। स्नेक सिंह पीछे लड़की से कहता है, लिंग लिंग तुम दोनों पीछे हो जाओ, मैं अपनी पावर से इस पवेलियन को सील करने वाला हूँ। आज के दिन की तैयारी स्नेक सिंह ने कई सालों से करी थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे इस श्राप से निजात दिलाएगा। हालांकि उसकी दोनों मुंह बोली बहनें इस एनर्जी को सप्रेस करने में उसकी हेल्प करती है। तभी ये इविल एनर्जी कुछ समय के बाद इरप्ट हो ही जाती है। एक इविल एनर्जी के आउटब्रेक के साथ स्नेक सिंह की परेशानी बढ़ती जा रही थी। और चाहे भले उसे अपने डीमन कोर का सैक्रिफाइस करना पड़े, स्नेक सिंह उस बलिदान को करने के लिए भी तैयार होता है। स्नेक स्पिरिट अपनी अनकॉन्शियस बहन को लेके कुछ कदम पीछे चली गई थी। अभी उसकी आंखें डाउट से भरी होती हैं। अगर स्नेक सिंह का कहना सही है तो फिर आखिर वो और उसकी बहन है कौन, और उन दोनों को अबेंडन क्यों कर दिया गया? खासकर उसकी बहन के लगातार कोमा में रहने का क्या रीजन है? ये सारी मिस्ट्री स्नेक स्पिरिट के कंधों पे भारी वजन डाल रही थी। फाइनली स्नेक सिंह जियान की तरफ मुड़ता है। वो कहते हैं, लड़के अगर हम सफल रहते हैं तो मैं तुझे उस मेंशन तक ही नहीं ले जाऊंगा, बल्कि तेरा मेरे ऊपर एक एहसान भी होगा। ये सुन के जियान मनी मन में कहता है, एक एक्स्ट्रा दूधी का फेवर। ये उसके लिए एक अच्छी खबर थी। खैर इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, स्नेक सिंह उसे वापस रियलिटी में लाता है। वो कहता है, मेरे शरीर के अंदर की इविल पावर कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। मैं एक बार इसे बाहर तो ले आऊंगा, लेकिन आगे के मामले को तुम्हें संभालना होगा। जियान उसे दिलासा देती हुए बोलता है, ठीक है, तुम बस उसे बाहर निकाल के अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो, बाकी का तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। फाइनली नोट करके स्नेक सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बूम 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 की आवाज के साथ इस मेंशन के अंदर की हवा डिस्टॉर्ट होने लगती है। साथ में स्नेक सिंह के माथे पे आने लगा था पसीना ही पसीना, और फाइनली उसकी बॉडी में से कुछ काले रंग की एनर्जी थ्रेड्स बाहर आने लगते हैं। लगता है ये प्रक्रिया काफी दर्द भरी थी, क्योंकि इस एनर्जी को फोर्स आउट करने में स्नेक सिंह के मुंह से हिसिंग आवाजें बाहर आ रही होती हैं। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जियान सेंस कर पाता है कि ब्लैक इविल पावर स्नेक सिंह की हड्डियों से खुद को जोड़ चुकी है। सिचुएशन कितनी ज्यादा सेवियर है अब जियान को रियलाइज होता है। वो कहते हैं, आखिर इसे करोड़ करते हुए कितना लंबा समय हो गया है। जैसे जैसे उस ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, स्नेक सिंह की चीखों की आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। फाइनली हम इस बाहर आई हुई एनर्जी को एक पॉइंट पे इकट्ठा होते हुए देखते हैं। इसमें से एक पैनी सिनिस्टर सी आवाज सुनाई देती है। वो ईरी वॉइस बोलती, ओल्ड फूल, आखिर तेरी मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे हो गई? स्नेक सिंह की आंखें इस समय पूरी तरीके से ब्लड शॉट होती हैं। वो घुराते हुए बोलता, यू इविल फील्ड। वो ब्लैक ऑरा विगल होने लगा था। ये फॉर्म एक ह्यूमन फिगर का लेने लगता है। वो ब्लैक फिगर कहता है, चौस है, ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं होता। ऐसा लगता है किसी डेविल ने काले रंग की क्लोक पहन रखी हो। इसकी आंखें एकदम दरिंदगी से भरी होती है। जब ब्लैक एनर्जी बाहर आई थी, यह नोटिस करता है कि स्नेक सिंह की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई है। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में स्नेक सिंह को कितने पेन का सामना करना पड़ा है ये उसके क्लेंच ट्री से बाहर आने वाली आवाजें बता रही थी। फिर वो देखते हैं उस ब्लैक फिगर की तरफ। जियान कहता है, तो यही वो इविल पावर है। फाइनली वो इविल फिगर मुड़ा था जियान की तरफ। वो कहता है, इंसान तुझे हमारे मामलों से दूर रहना चाहिए, ये इसके और मेरे बीच की बात है। अगर तू तब भी नहीं मानता है तो मैं तुझे जीते जी नर्क का अनुभव करवा दूंगा। इसकी धमकी को सुनने के बाद भी जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए होते। वो बल्कि कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, ओ मैं सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। ये सुन के उस ब्लैक फिगर की आंखें नैरो हो जाती है। वो कहता है, क्या चाहिए? जियान कहता है, तेरी लाइफ। बिना हिचकिचाहट के जियान सोलिटर टेलिस्मैन को अपनी पावर इरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। परंतु वो ब्लैक एनर्जी जिसमें से डिस्ट्रक्शन और ग्रीड का ऑरा मिला हुआ था, वो जियान के हाथ को ढकने लगती है। अचानक से ऐसा लगता है उस इविल फिगर की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई हो। उसे एक ओवरवेलमिंग थ्रेट महसूस हुआ था, और शायद जियान उसके ऐसे रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है। जियान के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो गई थी। वो ब्लैक फिगर जिसकी बस लाल आंखें चमक रही थी, और हम जैसे बोलने वाले गोरफील्ड। वो जियान को देख के गुर्रा के बोलता है, घमंडी इंसान। इससे पहले वो बोलना बंद कर पाता, बूम की आवाज के साथ जियान के पैर प्रेस होते हैं खाली स्पेस में। उसका फिगर गोरफील्ड के सामने अपीयर हो गया था। अभी जियान के हाथ में एक टेरिफाइंग पावर इकट्ठी हो रखी होती है। हॉल में कुछ मफल्ड साउंड्स फैलते हैं। जियान फील करता है कि उसके पंचेस कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग सॉलिड नहीं होती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लिक्विड को पंच कर रहा हो। उस गोरफील्ड में से फिर से मॉकिंग आवाज बाहर आई थी। वो कहता है, मैं ही मानता हूँ कि तुम्हारी फ्लेम काफी अनयूजुअल है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरा सच में कुछ बिगाड़ सकती है? आज ये ब्लड डीमन तुम दोनों को डिवावर करेगा। फिर वो देखता है स्नेक सिंह की तरफ। गोरफील्ड कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि एक 5 स्टार दूधी एक्सपर्ट सच में तुझे मुझसे छुटकारा दिला पाएगा? एंड में जाते जाते गोरफील्ड की आवाज बहुत ही सिनिस्टर हो गई होती है, और उसमें से जियान को भी डेंजर फील होने लगा था। फटाक से उसके कदम पीछे जाते हैं और दूर से इस एंटिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वहीं पे स्नेक सिंह ने अपने सामने एक डिफेंसिव बैरियर बना लिया होता है। उसे इस गोरफील्ड से डील करते हुए इतना लंबा समय हो चुका है कि अब वो जानता था कि किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जब जियान गोरफील्ड की कमजोरियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी लोंगी का मैसेज उसके दिमाग में पहुंचता है। वो कहते हैं, ब्लड डीमन जनरल। अचानक से लोंगी को
इंटरवीन करते हुए देख जियान स्टार्टल हो जाता है। वो कहते हैं सीनियर लोंगी। लोंगी कहते हैं ये कंफर्म हो गया, लगता है इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में सच में एलियन इविल रेस घुस चुकी है। ये जान के जियान का एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। अब तक उस सिनेस्टर एनर्जी के ऊपर जियान को शक था, लेकिन अब साफ हो गई कि गोरफिन सच में उस एलियन इविल रेस का मेंबर है। लोंगी बताते हैं कि इविल क्रीचर्स हमारे इंसानों की ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मौजूद होती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या मौजूद है, लेकिन इस जगह पे करप्शन डेफिनेटली फैल चुका है। इसी सिचुएशन में मुझे भी केयरफुल रहना होगा। जब से इस माउंटेन रेंज में जियान ने एंटर किया था, उसके अंदर की हेवली फ्लेम्स काफी एजिटेटेड फील कर रही हैं और इसे जियान लगातार महसूस कर पा रहा था। खासकर इस पवेलियन में पहुंचने के बाद उसकी फ्लेम्स लगातार रेस्टलेस हो रही होती हैं। जियान कहता है यहाँ पे जो भी चीज मौजूद है वो सच में बहुत वैल्यूएबल होगी। जियान लोंगी से बोलता है सीनियर लोंगी, हमें पहले इस गोरफिन से डील करना होगा। मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार दूधी लेवल की होगी, और क्योंकि इसने अपनी करप्शन एनर्जी को पहले फैला रखा है, ये एक इंसानी 8 स्टार दूधी की बराबरी कर सकता है। इस बात को लोंगी भी कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं ब्लड डीमन जनरल एलियन इविल रेस में अर्थ लेवल का होता है। वैसे एलियन इविल रेस में होते हैं 5 टीयर्स, जो कि होते हैं हेवन, अर्थ, रिस्पेक्ट, एम्पर और किंग। ओके, आई नो ये काफी कंफ्यूजिंग है, बट तुम समझ लो कि यहाँ पे कैसी ट्रांसलेशन दी गई है। खैर, जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ये चीजें और भी साफ होते जाएंगी। लोंगी की बात को सुन के जियान का दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं अर्थ लेवल। लोंगी कहते हैं हाँ, उसे बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। लगता है अभी ये अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं है, वरना इसका ऑरा 8 स्टार दूधी से ऊपर का होता। सीन वापस से उस ब्लैक क्रीचर की तरफ लौटाता। गॉरफिन चिल्ला के बोलता है इंसान अपनी जान को मेरे हवाले कर दे। एट द सेम टाइम उस ब्लैक एनर्जी में से डेंजरस रिपल्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। लोंगी कहते हैं अपोनेंट तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें सोल लीडर टेलिस्मैन को यूज करना होगा। ये सुन के जियान के चेहरे फ्लैश होती है हेजिटेशन, बट वो फाइनली नोट कर ही देता है। ऑफ कोर्स उसके एक्सप्रेशन को लोंगी भी रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं जियान मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ खुद को टेस्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि एलियन इविल रेस की पावर हाउसेस किसी के ऊपर भी बिल्कुल दया नहीं दिखाते हैं। इसके खिलाफ नॉर्मली फाइट करना ही काफी बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर इन्हें एक भी मौका मिल जाता है तो ये डार्क इविल पावर तुम्हारी सोल और तुम्हारी माइंड के ऊपर कब्जा कर लेगी। जियान फाइनली गहरी सांस लेने के बाद बोलता है ठीक है, मैं इसे हैंडल करता हूँ। लोंगी जियान को दिलासा देते हैं तुम चिंता मत करो, इस गॉरफिन की तो क्या ये औकात है। एलियन इविल रेस की टॉप एक्सपर्ट्स भी इस सोल लीडर टेलिस्मैन के नाम से कांपते हैं। ये देख के जियान अपने हाथों पर टेलिस्मैन को देखता है। जब से उसने इस आर्टिफैक्ट को हासिल किया था वो इसकी मिस्ट्रीज को खोल नहीं पाया है, लेकिन इस चीज का इविल एनर्जी से जो पिक्यूलियर कनेक्शन है ये जियान को इसके बारे में और भी क्यूरियस बनाता जा रहा था। वो कहता है भले इस टेलिस्मैन के पास कितनी बड़े सीक्रेट्स हो, अभी मेरी प्रायोरिटी इस दुश्मन से डील करने की है। जैसे जैसे गॉरफिन का ऑरा और भी राइज हो रहा था, इस हॉल का वातावरण और भी ठंडा होता जाता है। नेक्शिंग जियान को देख के दांती मीस के बोलता है इंसान अब आगे का मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। भी गॉरफिन के ब्लैक ऑरे में एक हल्का सा रेड कलर भी मिल गया होता है। उस फिगर की ब्लडी आंखें घूरती हैं जियान को। गॉरफिन कहता है ह्यूमन और तेरे फड़फड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तेरी मौत बिल्कुल पक्की है, लेकिन अगर तू अपनी बॉडी और सोल को मेरे सामने सरेंडर कर देता है तो हो सकता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं। एक मोमेंट के लिए पॉज होके फिर से कंटिन्यू करता है, और अगर तू हमारे ब्लड डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लेता है तो मैं तुझे इमोर्टैलिटी दे सकता हूँ। ये कह के वो तेज से हंसने लगा था। वो कहता है ये टेम्पटिंग ऑफर है क्यों? जियान के एक्सप्रेशन एकदम काम एंड कंपोज रहे थे। वो कहते हैं ओ ब्लड डीमन क्लैन, अफसोस की बात है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियान के रिफ्यूजल की वजह से उस गॉरफिन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो गुर्राते हुए बोलते लड़के लगता है तुझे अपने भले के बारे में नहीं पता है, अगर ऐसी बात है तो आगे जो होगा उसके लिए तू मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। अपने चारों तरफ की फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ा के जियान कहता है बिल्कुल आगे बढ़ो, मैं भी एलियन इविल रेस की लेजेंडरी पावर को देखना चाहता हूँ। देखते हैं क्या तुम लोग सच में उस रेपुटेशन को डिजर्व भी करते हो। लगता है फाइनली इस गॉरफिन का धैर्य खत्म हो गया था। उसका वो इविल ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। वहीं पे उसकी आंखें जो कि जियान को दिख रही होती है, इनमें कहीं न कहीं एक डर भी छिपा हुआ था। जब जियान ने कुछ समय पहले फ्लेम अटैक किया था तो भले उस फ्लेम ने गॉरफिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो, तब भी जियान की फ्लेम के अंदर उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसने गॉरफिन की पुरानी बुरी यादें जगा दी थी। वो मनी मन में कहता है नहीं नहीं, वो फ्लेम ये नहीं हो सकती, ये जरूर कोई इल्यूजन होगा। एक 5 स्टार दूधी के सामने हिचकिचाना, ये उसकी हेजिटेशन गुस्से में बदल जाती है। वो रोर करके बोलता है डाई। एट द सेम टाइम एक ब्लैक विस्कस एनर्जी जो कि ब्लड लिक्विड की तरह एकदम चर्न हो रही थी, वो अपने सिनेस्टर ऑरे को लेके जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। और जियान इसका रिप्लाई करते एक बड़े आग के गोले से। फाइनली दोनों लाइट और डार्कनेस से हुए अटैक एक दूसरे में टकराते हैं। बैंग की आवाज के साथ पॉइंट ऑफ कोलिजन का स्पेस फट जाता है और यहाँ से फैलनी थी पैनी पैनी रिपल्स। जियान फाइनली रियलाइज करता है कि आखिर एलियन इविल रेस को इतना डेंजरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब दोनों अटैक से दूसरे टकराए
कर आए थे वो ब्लैक एनर्जी किसी लिविंग एंटिटी की तरह जियान की फ्लेम के चारों तरफ ट्विस्ट होना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा वो फ्लेम को निकल रही हो। जियान कहता है तो ये ब्लड डीमन जनरल है। हाँ, हालांकि उसे लोंगी और गोल्डन ड्रैकिंग दोनों ही चेतावनी दी थी, लेकिन जब वो खुद स्ट्रेंथ को अनुभव करता है तो मामला पूरी तरीके से अलग था। वॉरफिन कहता है मेरी इविल बॉडी फोर्जिंग आर्ट का वो इंसान तुझे कैद झेलना होगा। उसके कहती है ब्लैक एनर्जी एक्सलरेट हो जाती है। ये टेरिफाइंग स्पीड के साथ जियान के क्लोज पहुंच गए थे। अभी हॉल में एटमॉस्फेयर इतना टेंस हो चुका होता है, स्नेक सिंह के द्वारा बनाया हुआ वो बैरियर भी ट्रेम्बल हो रहा था। तुरंत ही स्नेक सिंह ने अपने हैंडसिल को चेंज किया था और वो बैरियर तेजी से एक्सपेंड होने लगता है। मैं फाइनली समझ में आया था स्नेक सिंह का प्लान। ये बैरियर उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया होता, बल्कि इस बैरियर का काम होता है इस गोरफिन को कैद करने का। स्नेक सिंह जियान से कहते लड़के तो ये अपने आप को संभालना होगा। उस बैरियर को लगातार मेंटेन करने की वजह से वो जियान की हेल्प नहीं कर पाता, और अगर जियान किसी भी तरह की गलती कर देता है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। सीन दिखाया जाता है हमें उस मोमेंट का जब गोरफिन की सिनिस्टर एनर्जी जियान के करीब पहुंच गई होती है। फाइनली इसी मोमेंट पे जियान के चेहरे पे एक स्माइल दिखाई दी थी। ऑफ की आवाज के साथ उसके चारों तरफ जो फ्लेम होती है अचानक से हम उसे बुझते हुए देखते हैं, और इस एनर्जी को रिप्लेस कर लेती है वो डार्क एनर्जी। ये ब्लैक एनर्जी ब्लड डीमन जनरल की सिनिस्टर एनर्जी से सिमिलर थी, और इस ब्लैक ऑरी को देख के गोरफिन की आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। वो कहता है क्या चीज है। ऐसा लगता है उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो पीछे जाते हुए बोलता है समखना आखिर चीज यहाँ पे कैसे आ सकती है। ऐसी प्योर इविल एनर्जी एक इंसान आखिर इसे कैसे होल्ड कर सकता है। जियान की बॉडी से इरप्ट होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा पोटेंट थी कि नॉर्मल इंसान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए जियान की आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं और उसके मुंह से बाहर आती एक अनफेमिलियर सी आवाज। जियान उस भारी सी आवाज में कहता है ब्लड डीमन जनरल तुमने जो क्राइम्स ग्रेट 1000 वर्ल्ड के खिलाफ करे हैं उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। अपनी जजमेंट के लिए तैयार हो जाओ। लगता है इस आवाज को ब्लड डीमन जनरल पहचान गया था। हम उसकी उन चमकती हुई आंखों में टेरर भरते हुए देखते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है तुम ऐसा नहीं हो सकता। ये सोल ईटर लॉर्ड की आवाज है, लेकिन तुम तो कई सालों पहले ही धराशायी हो गए थे। वो ब्लैक पीपल वाला जियान इस डीमन जनरल को पूरी तरह से इग्नोर करता है। तब तक उसका हाथ पूरी तरह से ब्लैक हो गया था और इसमें से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स इरप्ट हुई थी। ये मिस्टीरियस ऑरा ब्लड डीमन जनरल को न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचने लगता है। उस गॉरफील्ड की आंखें समय डिस्पेयर से भर गई थी। उस ओवरवेलमिंग पावर के सामने उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रही होती है। वो हॉल करके बोलता है ये नहीं हो सकता। फिर इस हॉल में गूंजती उसकी आखिरी आवाज। गॉरफील्ड चिल्ला के बोलता है सोल ईटर लॉर्ड तुम रेट्रिब्यूशन से बच नहीं सकते। मेरा ब्लड डीमन क्लैन मुझे अवेंज जरूर करेगा। इस आखिरी चीख के साथ वो ब्लैक फिगर सोल ईटर टेलिस्मैन के द्वारा पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। अब उसका बिल्कुल ट्रेस भी नहीं बचा हुआ था और इसी के साथ इस जगह पे भी शांति फैल गई थी। सीन दिखाया जाता है स्नेक पनिशमेंट की तरफ का। ऐसे में उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन होता है। उसकी नजरें देख रही होती हैं स्पॉट को जहाँ पे गॉरफिन कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। अभी वो डार्क ऑरा वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। उसे बिलीव नहीं होता कि वो कर्ज जो कि न जाने कितने सालों से उसे परेशान कर रहा था उसे एक ही इंस्टेंट में इरेडिकेट कर दिया गया है। फाइनली स्नेक सिंह के मुंह से एक डिसबिलीफ और रिलीफ से भरी आवाज बाहर आती है। वो कहता है तो ये खत्म हो गया। अचानक से उसकी बॉडी में से बूम 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 की आवाज के साथ टेरिफाइंग ऑरा फैलने लगा था। तब तक गॉरफिन की इविल एनर्जी ने स्नेक सिंह को जिन बंदिशों से बांध के रखा था इस समय वो रिलीज हो गई होती है और इसके साथ होती है उसकी स्ट्रेंथ राइज। समय जियान की नजरें फिक्स होती है अपनी हथेली के ऊपर जहाँ पे वो ब्लैक रून दिखाई दे रहा होता है। ये सोल ईटर टेलिस्मैन का रून अभी थोड़ा सा ग्लो हो रहा था। ये क्लियरली रिकवरी का साइन है, बट जियान का फोकस होता है उस सेंसेशन के ऊपर जो उसने कुछ समय पहले फील करी थी। वो लोंगी से पूछता है सीनियर लोंगी ये क्या था। लगता है अभी इन सीक्रेट्स को लोंगी भी खोलना नहीं चाहते थे। वो टॉपिक को इग्नोर करते हुए बोलते हैं ये कुछ भी सीरियस नहीं था, कुछ सच्चाइयों को सही समय के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन लगता है सोल ईटर टेलिस्मैन सच में सोल ईटर लॉर्ड को बिलोंग करता है। इससे पहले दोनों के बीच में कन्वर्सेशन और भी आगे बढ़ पाती स्नेक सिंह की आवाज जियान को डिस्टर्ब करती है। स्नेक सिंह जियान की तरफ बाव करके बोलता है लिटिल ब्रदर मुझे सेव करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज यहाँ पे नहीं होते तो ये बैटल एक डिजास्टर में बदल जाती। भले उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोदी की मिड स्टेज से 8 स्टार दोदी के पीक पे पहुंच चुकी हो, तभी वो जियान के सामने रिस्पेक्टफुल बिहेव करता है। वो जानता था कि जियान ने भी क्या रोल निभाया है। स्नेक पनिशमेंट जो कि बाव कर रहा होता है वो जस्ट राइज ही होने वाला था। तभी जियान एक स्टार नवाज में कहता है हिलो मत। भले ये शब्द जियान के मुंह से बाहर आई हो लेकिन इनमें एक अलग ही अथॉरिटी मौजूद होती है और इनकी वजह से स्नेक सिंह वहीं पे जम गया होता है। लगता है बैटल वाली खत्म हो गई हो लेकिन जियान की ट्रायल्स खत्म नहीं हुए। अब ये जियान के ऊपर फिर से किसका भूत आ गया है हम इसके आंसर को जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट में हम उन दोनों बहनों का बैकग्राउंड भी मालूम पड़ेगा और फाइनली हमें न्यूज मिल रही होगी नई होली फ्लेम की। एंड में जाते जाते जियान इस मिस्टीरियस लेक के सबसे बॉटम में पहुंचेगा और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
घंटे के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है तो हेल गार्डन की मेंबरशिप का पार्ट बन के आप अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। हमने अर्ली एक्सेस के एक वीडियो के साथ एक्स्ट्रा एक वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, जो इमोर्टल गॉड्स या उससे ऊपर वाले मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि हेल गार्डन फैमिली के वो मेंबर्स जो कि सच में हमारे दिल से हेल्प करना चाहते हैं उनके लिए कोई स्पेशल जरूर बनता है। सो चेकआउट करो ज्वाइन बटन को, जो सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टोरी में कुछ इंप्रूव किया जा सकता है तो उसे कमेंट्स में डिस्कस करना मत भूलना। मैं भले आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई न कर पाऊँ, लेकिन रीड करने की जरूर कोशिश करूंगा। इसी नोट के साथ हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। Until then, take care, टाटा, बाय बाय।